हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपका कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट किया था। ओके, फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, 15 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देट मीन्स બહુ જ શાંતિથી મેં આને ચલાવીશ, તમને ખબર ના પડે ત્યાં સુધી આપણે એને ચલાવીશું. ચલો, ક્વેશ્ચન કયો છે તો જોઈ લઈએ ફરીથી કે ડિફાઇન ડિસિઝન एंड डिसीजन मेकिंग. दैट मीन्स डिसीजन मीन्स क्या और डिसीजन मेकिंग मीन्स क्या. और क्वेश्चन मेन आपका था प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. ओके, कौन सा टॉपिक था? प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. उसमें डिसीजन का मीनिंग और डिसीजन मेकिंग का मीनिंग लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिया है, वहां से देख लो. अगर कुछ नहीं पता चलता तो मैसेज करो मुझे. ओके, टेंशन मत लेना उसका. चलो, क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था आपका. दैट मीन्स क्वेश्चन कौन सा था? तो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग या फिर मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजर को कौन कौन से मेन स्टेप ध्यान में रखने पड़ेंगे, या कोई भी मैनेजर पर्टिकुलर डिसीजन लेता है तो उसके लिए उसका प्रोसीजर होता है, तो वो प्रोसेस उसको कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा या प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो वो करेगा. ध्यान रखना. अभी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस डायग्राम भी ड्रॉ करना है आपको एग्जाम में. डायग्राम खाली खाली નથી આપેલો, આ ડ્રો કરવાનો છે તમારે. ઓકે, ચલો. ફર્સ્ટ डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस था टू डिटरमाइन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. मीन्स डिसीजन लेने के लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना. डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग करना है, दैट मीन्स आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड करने पड़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले कौन सी चीज करनी है डिसीजन लेने के लिए कि ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया. ओके, वो आपको समझाया मैंने एग्जाम्पल. अभी सेकंड टॉपिक था आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम. कौन सा टॉपिक था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम. और उसमें भी दो टॉपिक थे. सबसे पहले थे डायग्नोसिस. दैट मीन्स प्रॉब्लम फाइंड आउट किया, आपको मैंने समझाया, उसके साइन और सिम्टम्स पे से प्रॉब्लम फाइंड आउट किया. और सेकंड था एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम. मीन्स प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के बाद उसको सोल्व कर, कौन सा मेन प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट किया. दैट मीन्स एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम. ओके, આપણે ટૂંકમાં એવું કહીએ તો અહીંયા ડોક્ટરે એવું કામ કર્યું, વ્યક્તિ ઢીલો હતો એટલે બીમાર છે એવું ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું. દેટ મીન્સ એને ડાયગ્નોસિસ કર્યું. દેટ મીન્સ એના સાઇન અને સિમ્ટમ્સ પરથી ખબર પડી ડોક્ટરને કે આ બીમાર છે, પણ કયા પ્રકારની બીમારી છે તે ખબર પડશે શેમાંથી? એનાલિસિસ ઓફ પ્રોબ્લેમ. ઓકે, એનાલિસિસ ઓફ પ્રોબ્લેમમાંથી ખબર પડી કે ભાઈ એને કયા પ્રકારની બીમારી છે. સાઇન અને સિમ્ટમ્સ પરથી ખબર પડી કે વ્યક્તિ બીમાર છે, અને કયા બીમારીના પણ આપણને ખબર છે ઘણા બધા વે હોય, ઘણા બધા પ્રકાર હોય, બરાબર. એમાંથી કઈ બીમારી છે તેને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કામ છે, બરાબર. આ તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું આપણું, બરાબર. એવી રીતે સેમ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ હોય, તો પ્રોબ્લેમને સૌથી પહેલા એના સાઇન અને સિમ્ટમ્સ પરથી ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો, બરાબર. પ્રોબ્લેમ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા પછી મેઇન પ્રોબ્લેમ કયો છે તેનું એનાલિસિસ કર્યું, તો એને શું કહેવાશે? એનાલિસિસ ઓફ પ્રોબ્લેમ. ઓકે, આટલું તમને लास्ट लेक्चर में मैं તમને समझाया. लास्ट लेक्चर में इतना देख लिया था. आज न्यू टॉपिक लेते. कौन सा टॉपिक है आज आपका? तो थर्ड टॉपिक है आपका सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स. कौन सा टॉपिक है? सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स. दैट मीन्स क्या? ध्यान रखना. आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, मीन्स प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया, उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू डेवलप और टू फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस. दैट मीन्स प्रॉब्लम आपको पता चल गया तो उसका सॉल्यूशन करने के ऑल्टरनेटिव्स भी आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे. ओके, दैट मीन्स ऑल्टरनेटिव ऑफ सॉल्यूशन. दैट मीन्स क्या कि डिफरेंट वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. मीन्स प्रॉब्लम ने सॉल्व करवा माटेना अलग अलग वेज તમારે फाइंड आउट करवा पड़શે. ओके, हियर इट मे नॉट बी पॉसिबल टू कंसीडर ऑल द ऑल्टरनेटिव्स ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशंस. सो ओनली फ्यू वायबल एंड रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव शुड बी कंसिडर. ऐसा हो सकता है कि मैनेजर के पास बहुत सारा सॉल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके पास समझो कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, बट टाइमिंग की लिमिटेशन के लिए, टाइमिंग की लिमिटेशन है, डिसीजन लेने के लिए टाइमिंग की लिमिटेशन है, तो फिर वहां पे जो वायबल और रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव होगा ना उस पर ही काम करेगी. जो मैनेजमेंट की टीम या मैनेजर की टीम होगी ना, तो वायबल और रियलिस्टिक जो ऑल्टरनेटिव्स होंगे ना उस पर ही काम करेगी. और दूसरे ऑल्टरनेटिव्स मीन्स दैट मीन्स जितने भी ऑल्टरनेटिव्स है वो सब पे काम नहीं करेगी. समझना. फॉर एग्जांपल समझो, उसका भी डिफरेंट एग्जांपल देता हूँ. इफ फाइनेंस इज अ प्रॉब्लम फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस का प्रॉब्लम है, इट कैन नॉट कंसिडर दैट ऑल्टरनेटिव विच रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट. देर ध्यान रखना कि कम समझो कि ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है. दैट मीन समझो कि अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है,
हर एक कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में अभी कंपनी है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा ऑल्टरनेटिव आपको नहीं पसंद करना है कि जहां पे एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट चाहिए। समझना कि जे इन्वेस्टमेंट ना થતું હોય એવો જ ઓલ્ટરનેટિવ તમારે સોલ્વ કરવાનો કે સોરી એવો ઓલ્ટરનેટિવ તમારે જજ કરવાનો છે। होगा क्लियर? तो ध्यान रखना, देर आर 3 डिफरेंट मेथड ऑफ डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन करने के लिए भी 3 डिफरेंट मेथड है। उसमें सबसे पहली मेथड है ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। ऑल्टरनेटिव मीन्स सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव, मीन्स ऑल्टरनेटिव जो सॉल्यूशन करना है उसके लिए भी मैनेजर को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला मेथड है कौन सी कि ओल्ड पास्ट एक्सपीरियंस। दैट मीन्स क्या, इफ अ पर्टिकुलर एक्शन वाज सक्सेसफुल इन द पास्ट इट मे बिकम एन ऑल्टरनेटिव फॉर फ्यूचर। समझो कि अभी कोई प्रॉब्लम आया ऑर्गेनाइजेशन में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर्टिकुलर मैनेजर ने समझो कि पास्ट में सोल्व किया है तो उसके लिए फ्यूचर ऑल्टरनेटिव्स होगा कि नहीं। मीन्स उसके पास ओन एक्सपीरियंस है, ઓન પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ છે કે ભાઈ આ પ્રોબ્લેમ હતો તો મેં ભૂતકાળમાં એને આ રીતે મેં સોલ્વ કર્યું હતું, તો એના આધારે ડિસિઝન લઈ લેશે, સોલ્યુશન કરશે। સેકન્ડ ટોપિક છે કયો, પ્રેક્ટિસિસ ફોલોડ બાય અધર। મીન્સ સમજો પર્ટિક્યુલર પ્રોબ્લેમ માટે, સમજો કે અત્યારે મેં તમને કીધું કે કોવિડ સિચ્યુએશન છે તો ઘણી બધી કંપનીઓ, ઘણા બધા સેક્ટર અત્યારે ફાઇનાન્શિયલી પ્રોબ્લેમમાં છે, તો બધા મેનેજરોએ, બીજી બધી કંપનીના મેનેજરોએ શું કામ કર્યું કે જેથી લોકો એ प्रॉब्लमમાંથી બહાર નીકળ્યા, तो इन्हें કહેવાય પ્રેક્ટિસિસ फॉलोड बाय अदर। दूसरी कंपनी के जो मैनेजर है, ओके, उन लोगों ने क्या वे निकाला तो वो वे आप एक्सेप्ट कर लो, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय अदर। देखो, अ मैनेजर में कंसीडर द सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस और स्टेप अडोप्टेड बाय अदर। मीन्स दूसरी कंपनी के कोई भी मैनेजर ने सक्सेसफुल जो स्टेप लिए, प्रैक्टिसेस की, उसको आप अडोप्ट कर लो अगर आपको पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है तो। और थर्ड टॉपिक भी है। थर्ड टॉपिक कौन सा है, तो थर्ड टॉपिक आपका यूजिंग क्रिएटिव टेक्निक्स। दैट मीन्स उसको बोलेंगे क्रिएटिव प्रोसेस। ध्यान रखना, अ मैनेजर में यूज हिज ओन क्रिएटिव एबिलिटी टू डेवलप सम न्यू आइडियाज। यहाँ पर मैनेजर क्या करेगा कि मैनेजर પોતાની ઓન ક્રિએટિવ ટેકનિકનો યુઝ કરશે અને નવી જ આખી એક વસ્તુ બનાવશે। એને શું કહેવાશે, યુઝિંગ ક્રિએટિવ ટેકનિક્સ। मीन्स पास्ट एक्सपीरियंस भी नहीं है उसको, समझो कि दूसरों की जो चीज, जो प्रैक्टिस में दूसरे कंपनी के मैनेजर ने जो स्टेप लिए उसको फॉलो नहीं करने, तो फिर वो क्या करेगा कि अपनी खुद की एक क्रिएटिव टेक्निक बनाएगा, खुद का एक क्रिएटिव प्रोसेस बनाएगा। क्लियर? मीन्स थर्ड टॉपिक कौन सा था, सबसे पहले ध्यान रखना, थर्ड टॉपिक कौन सा था, थर्ड टॉपिक आपका सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स। सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव ने क्या किया, ध्यान रखो, फिर से समझा रहा हूँ। आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम the next step is to develop or find out alternative solution। मीन्स તમને પ્રોબ્લેમ ખબર પડી ગઈ, બરાબર, કે આ પ્રોબ્લેમ છે કંપનીમાં, તો પછી એને સોલ્વ કરવા માટે તમારે બધા ઓલ્ટરનેટિવ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા પડશે। મીન્સ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરવા માટેના ઓલ્ટરનેટિવ્સ। હવે પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરવા માટે ઘણા બધા ઓલ્ટરનેટિવ્સ હોય। મેનેજર પાસે સમજો કે ટાઈમ લિમિટેશન હતી, તો મેનેજરે સમજો કે બધાએ બધા ઓલ્ટરનેટિવ પર વર્ક ના કર્યું અને જે રિયાલિસ્ટિક અને વાયેબલ ઓલ્ટરનેટિવ હતો, મીન્સ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓલ્ટરનેટિવ હતો, તેની પર જ કામ કર્યું, એવું બની શકે। એનું પણ એક્ઝામ્પલ આપ્યું, સમજો કે કંપનીમાં ફાઇનાન્શિયલ પ્રોબ્લેમ છે, કંપનીને ફાઇનાન્શિયલ પ્રોબ્લેમ છે, તો એવો ઓલ્ટરનેટિવ તમારે જતો કરવો પડે કે જેમાં હેવી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય। ધ્યાન રખ પડેગા કે નહીં? ઓકે, પછી there are 3 different method of developing alternative solution। આ એમસીક્યુમાં પણ પૂછાય, ઓલ્ટરનેટિવ સોલ્યુશન માટેની 3 ડિફરન્ટ મેથડ કઈ, તો ઓન પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ, સેકન્ડ પ્રેક્ટિસ ફોલોડ બાય અધર, एंड थर्ड वन इज क्रिएटिव, यूजिंग क्रिएटिव टेक्निक्स। ओके, उसका भी डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ओनली थर्ड टॉपिक हुआ, ओनली थर्ड टॉपिक। ओके, अभी फोर्थ टॉपिक पे जाए। चलो गाइस, अभी 3 पॉइंट आपके ओवर हुए। मीन्स कौन से 3 पॉइंट ओवर हुए तो देख लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था, ओके, उसके बाद था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, उसके बाद था कौन सा, सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स। 3 टॉपिक देखे। ओके, सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव में आपको पता चला 3 वे उसके भी है। ओके, मीन्स ऑल्टरनेटिव सर्च कर दिए। ऑल्टरनेटिव सर्च करने के बाद आपको फोर्थ टॉपिक कौन सा आएगा, तो इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। कौन सा टॉपिक है, इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। मीन्स जो थर्ड टॉपिक में ऑल्टरनेटिव को सर्च किए, तो हर एक ऑल्टरनेटिव पे आपको इवेल्युएशन करना पड़ेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ध्यान रखना, व्हेन देयर आर मेनी ऑल्टरनेटिव्स it is necessary to reduce number of alternatives। when there are many alternatives it is necessary to reduce number of alternatives।
आफ्टर रिड्यूसिंग ऑल्टरनेटिव्स अ मैनेजर हैज टू इवेल्युएट वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। ध्यान रखना, एक एक टॉपिक अलग अलग છે શું કહે છે જો તમારી પાસે ઘણા બધા ઓલ્ટરનેટિવ્સ હોય તો તમારે નેસેસરી ઓલ્ટરનેટિવ્સ હોય તેને જ એક્સેપ્ટ કરવાના છે અને જે અનનેસેસરી ઓલ્ટરનેટિવ છે તેને તમારે શું કરવાના છે, रिड्यूस करवाना। मीन समझो कि आपने अननेसेसरी ऑल्टरनेटिव्स को रिड्यूस कर दिए, उसके बाद जो मैनेजर होगा ने जो अननेसेसरी ऑल्टरनेटिव्स रिड्यूस करने के बाद उसके पास जो नेसेसरी ऑल्टरनेटिव्स होंगे ने वो सब ऑल्टरनेटिव पे इवेल्युएशन करेगा। ध्यान रखना, while evaluating alternatives a manager should take into various tangible or intangible factors। ध्यान रखना શું કે છે, while evaluating means જે તમારી પાસે નેસેસરી ઓલ્ટરનેટિવ્સ હતા તેનું ઇવેલ્યુએશન કરવા માટે મેનેજરે ટેન્જિબલ અને ઇન્ટેન્જિબલ ફેક્ટર ધ્યાનમાં રાખવા પડે। બે પ્રકારના ફેક્ટર હોય, ટેન્જિબલ એટલે दृश्य અને इंटेंजिबल એટલે अदृश्य। ध्यान रखना कौन सा है वो भी देख लेते। सबसे पहला टेंजिबल फैक्टर है, इसमें से एमसीक्यू 101% आएगा। ध्यान रखना है, टेंजिबल फैक्टर्स आर दोस विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। टेंजिबल फैक्टर ऐसा फैक्टर है जो क्वांटिटी में मेजर हो गए, जो देख सकते हो आप, क्लियरली देख सकते हो। तो उसका भी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर एसेट्रा। समझो कि आपने कोई ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किया, क्या एक्सेप्ट किया, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कॉस्ट कितनी होगी, उसके लिए कंपनी को कितना फर्दर इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो क्लियरली देख सकते हो। तो उसको क्या बोलेंगे, टेंजिबल, और वो ऑलवेज क्वांटिटी में होगा। ओके, और दूसरा है इनटेंजिबल फैक्टर। तो ध्यान रखना, इनटेंजिबल फैक्टर आर दोस विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। सॉरी, यहाँ पे आपको क्वांटिटी लिखना है, क्वालिटी नहीं लिखना है। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, क्वांटिटी, जो ऑलवेज क्वालिटी में मेजर होगा बट क्वांटिटी में मेजर होगा नहीं। यहाँ पे क्या है देखो, विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, जो क्वांटिटी में मेजर नहीं होगा। दैट मीन्स क्या, क्वालिटी में मेजर होगा। यहाँ पे आपको क्वांटिटी लिखना है। देयर आर मेनी क्वालिटेटिव्स। फॉर एग्जाम्पल, while deciding plant location we have to consider certain non-economical factor such as psychological problem arising out of displacement of person from the plant sites etc। ध्यान रखना कि समझो कि तुमने आपकी कंपनी है, तो आपकी कंपनी ने प्लांट लोकेशन डिसाइड किया पर्टिक्युलर। समझो कि તમારી કંપની વડોદરામાંથી કંપની જાય છે અમદાવાદમાં કંપની જાય છે, વડોદરામાંથી અમદાવાદમાં કંપની ગઈ, તેનો મતલબ કે હવે પ્લાન્ટ લોકેશન ચેન્જ થયું। તો વડોદરામાં જ્યારે કંપની હતી તો વડોદરાના જે એમ્પ્લોયી હશે તેને અમદાવાદ ટ્રાન્સફર થવું પડશે કે નહીં, બરાબર। તો એમને મેન્ટલી શું ઇફેક્ટ થવાની, ओके, तो वो क्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन सा होने वाला है, तो वो आप देख नहीं सकते, उस क्वांटिटी में नहीं होगा, वो क्वालिटी में होगा। उनके वर्क पे डायरेक्ट प्रॉब्लम होगा, मीन्स वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। क्यों कि डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके लिए। समझो कि गुजराती लोग હોય, બૈરી છોકરા જોઈએ જ કમ્પલસરી જોડે, બરાબર। નોકરી છોડીને બીજે કશે જવા માંગે નહીં। ડેટ મીન્સ એને સમજો કે અપડાઉન કરવું પડે તો પણ એને તકલીફ થાય। ડેટ મીન્સ હવે અપડાઉન કરવું પડ્યું, નોકરી નથી મળતી, અપડાઉન કરવું પડ્યું, તો પછી એને સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ થશે, અને સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ થશે તો એના કામ પર એની ઇફેક્ટ પડશે। તો આ વસ્તુ ઇન્ટેન્જિબલ હોય, જે દેખાય નહીં પણ એની અસર થાય 100%। તો આ ફેક્ટર પણ કન્સિડર કરવા પડે। ઓલ્ટરનેટિવને તમે ઇવેલ્યુએશન કરો છો ને, તો આ ફેક્ટર ટેન્જિબલ અને ઇન્ટેન્જિબલ। ટેન્જિબલ તો સમજો કે ક્વોન્ટિટીમાં મેજર થઈ જશે, મીન્સ દેખી શકશો તમે એને, પણ ઇન્ટેન્જિબલ ફેક્ટરને તમે દેખી શકશો નહીં। ओके, thus we have to consider various factor while evaluating alternatives। that means आपको वेरियस फैक्टर, ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करने के लिए वेरियस फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा, अदरवाइज चलेगा नहीं। होगा क्लियर? दैट मीन्स थर्ड टॉपिक मीन्स आगे चला है हमारा थर्ड टॉपिक का तो कि सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स, मीन्स ऑल्टरनेटिव को सर्च किया। ऑल्टरनेटिव को सर्च करने के बाद फोर्थ टॉपिक कौन सा है, इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। मीन्स ऑल्टरनेटिव को आपको क्या करना पड़ेगा, इवेल्युएशन करना पड़ेगा। ध्यान रखो, तो ऑल्टरनेटिव ने फरीથી સમજાવું, ધ્યાન રાખવાનું, ઓલ્ટરનેટિવ ને ઇવેલ્યુએશન કરવા માટે શું કરશે મેનેજર, તો જો એની પાસે ઘણા બધા ઓલ્ટરનેટિવ્સ હોય, મીન્સ વિકલ્પો, ઓલ્ટરનેટિવ્સ એટલે શું કહેવાશે, વિકલ્પો। તો એમાંથી જે બેસ્ટ ઓલ્ટરનેટિવ હોય ને, જેટલા બેસ્ટ ઓલ્ટરનેટિવ હોય એને શું કરે, સિલેક્ટ કરે। દેટ મીન્સ નેસેસરી ઓલ્ટરનેટિવને સિલેક્ટ કર્યા, અને જે અનનેસેસરી ઓલ્ટરનેટિવ્સ હતા એને શું કરી દીધા, રિડ્યુસ કર્યા।
હવે જે નેસેસરી ઓલ્ટરનેટિવ સિલેક્ટ કર્યા હતા તેની પર તે ઇવેલ્યુએશન કરશે. ઇવેલ્યુએશન કરવા માટે પાછા બે ફેક્ટર ધ્યાનમાં લેવા પડે. કયા બે ફેક્ટર? તો ટેન્જિબલ ફેક્ટર અને ઇનટેન્જિબલ ફેક્ટર. ટેન્જિબલ ફેક્ટર કયા છે? તો જે ઓલવેઝ ક્વોન્ટિટીમાં હોય, જે ક્વોલિટીમાં ના દેખાય, ક્વોન્ટિટીમાં દેખાય, દેટ મીન્સ કોસ્ટ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. અને ઇનટેન્જિબલ ફેક્ટર જે હંમેશા ક્વોલિટીમાં હોય, ક્વોલિટેટિવ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ તમને આપ્યું કે while deciding plant location we have to consider certain non-economical factor consider કરવા પડે. કયા નોન ઇકોનોમિકલ ફેક્ટર? મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે વડોદરામાંથી કંપની અમદાવાદ ગઈ, તો અમદાવાદ ગઈ દેટ મીન્સ વડોદરાના એમ્પ્લોયને અપડાઉન કરવું પડે છે કે અમદાવાદ રહેવું પડે છે. દેટ મીન્સ સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ થવાનો, તો એ નોન ઇકોનોમિકલ ફેક્ટર થયો. સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ થવાના કારણે કામ પર એની અસર પડે છે, બરાબર. તો આ ફેક્ટરને પણ કન્સિડર કરવું પડે. ઓકે કે નહીં? ક્લિયર? તો ફોર્થ ટોપિક હજુ પણ ક્વેશ્ચન છે, ત્રીજો વિડીયો મળશે આનો, થશે કે નહીં? ઓકે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં 5, 6 અને 7 હજુ 3 પોઈન્ટ બાકી છે, એ 3 પોઈન્ટ પર ડિસ્કસ કરીશું. ઓકે, મળીએ છે. બાય. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં 2 પોઈન્ટ તમારે જોઈ લેવાના છે.